Hello, hello. Good morning to all of you. Shall we start now? Okay, last time हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. Have you any? Am I audible? Let me start then. Uh, Today we are going to take addition theorem. Addition theorem कब यूज करते हैं? Have you any idea? Let एक इवेंट A है और एक इवेंट B है. अगर A और B इवेंट के अंदर कोई भी जो सैंपल पॉइंट है वो कॉमन नहीं है तो फिर हमें एडिशन थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन जब इनके अंदर कुछ भी कॉमन सैंपल पॉइंट आ जाता है तब हमें एडिशन थ्योरम की जरूरत पड़ती है. ओके, और एडिशन थ्योरम में क्या होता है? ए यूनियन बी, ये वेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है. ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. दैट इज ये वेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट. So the probability of A union B will equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. That is okay. अब ऐसे में जो AND वाला पोर्शन है A and B और वाला पोर्शन, इन दोनों में से यूनियन मीन्स होता है मिलकर और इंटरसेक्शन मीन्स होता है दैट मीन्स दोनों के अंदर कॉमन. तो दैट मीन्स कॉमन वाला पोर्शन होता है AND और यूनियन वाला पोर्शन होता है OR. क्लियर? तो ऐसे में फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर अगर दो वैल्यूज के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रही है, सपोज ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं, अगर कॉमन नहीं है तो डेट मीन्स इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी. और 5 होने का मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी विल बी 0. तो दो वैल्यूज के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. और प्रोबेबिलिटी 0 जब यहाँ प्लेस करेंगे तब ए यूनियन बी विल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. So that means that would be this. Clear? Is it clear to all of you? दो डिफरेंट इवेंट्स के अंदर अगर कोई भी कॉमन सैंपल स्पेस नहीं है तो दैट मीन्स उसे पाई कहा जाएगा. और तब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 0. और ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 होगा तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर हो जाती है. इसलिए इसे हम एडिशन थ्योरम कहते हैं. नाउ इसी के अंदर अगर तीन टर्म्स के यूनियन की बात करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट मीन्स तीन डिफरेंट इवेंट्स हैं और उनके अंदर कोई ना कोई कॉमन सैंपल स्पेस है. तब ऐसे केस में ए यूनियन बी यूनियन सी का जो प्रोबेबिलिटी है वो ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और सी की प्रोबेबिलिटीज का सम, देन दो की कॉमन प्रोबेबिलिटीज, ए और बी की कॉमन प्रोबेबिलिटी, बी और सी की कॉमन प्रोबेबिलिटी, ए और सी की कॉमन प्रोबेबिलिटी, एंड प्लस नेक्स्ट इसमें आता है तीनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी का समेशन. ये वैल्यूज तो इसमें से माइनस की जाती है. दैट मीन्स ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी, एंड देन दो की कॉमन प्रोबेबिलिटीज को इसमें से माइनस करेंगे और तीनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी को इसमें प्लस कर दिया जाए. ओके, यह छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है और उसे कहते हैं डिमॉर्गन लॉ. और डिमॉर्गन लॉ भी वेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है और उसमें आता है कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट. अगर कॉम्प्लीमेंट्री हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ए कोई इवेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री वो कितना होता है? दैट इज 1 माइनस ए. दैट इज ओके, 1 मीन्स सैंपल स्पेस, टोटल प्रोबेबिलिटी में से ए को माइनस कर लेते हैं. अगर हम प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट इज यहाँ पर अगर दो डिफरेंट इवेंट्स के यूनियन के पूरे का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करना हो तो डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन है तो रिवर्स हो जाएगा इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी. ओके, तो अब इसको करते कैसे? इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा जिसको रिवर्स में यूज किया जाए. दैट मीन्स ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन इक्वल टू हो जाएगा ए और बी की
कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री लेकिन इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाए। क्लियर? इसी का रिवर्स भी होता है। अगर ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिफाई करना हो तो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंड बी के कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन की जगह यूनियन का। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट दैट इज, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन विल बी ए एंड बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन पूरे का कॉम्प्लीमेंट। और इसकी वैल्यू अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री को अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, तो ए यूनियन बी। ओके, so that would be the probability. Now second आता complementary probability. Complementary probability में जनरली किसी एक इवेंट और एक दूसरे इवेंट में रिलेशन इस तरह का दिया होता है, you have to find out the probability of A when B has already occurred. The B पहले ही happen हो चुका है, that means B एक ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी अकर कर चुका है, तब उस केस में ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। और इसको आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है ए की प्रोबेबिलिटी अगर आइडेंटिफाई करनी है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड तो इसे कहा जाता है लाइक दिस, इस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी divided by probability of, that means which has already occurred, उसकी probability नीचे आएगी और दोनों के इंटरसेक्शन की probability ऊपर आती है। ये इसका एक फॉर्मूला हो जाए। क्लियर? दैट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जनरली तब यूज करते हैं जब दो डिफरेंट इवेंट्स के अंदर एक भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होता है, दैट मीन्स दे आर डिसजॉइंट इवेंट्स। अगर ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तब इस केस में सॉरी मल्टीप्लिकेशन इवेंट नहीं, दैट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। दैट इज दिस, इंडिपेंडेंट इवेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर हम उसे डिस्कस करें। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? जब एक इवेंट ए के हैपनिंग का इवेंट बी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इवेंट बी की हैपनिंग का इवेंट ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब इन दोनों को इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं और एक डाइस को रोल करते हैं, ओके, तो टॉस के रिजल्ट का डाइस के रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता है क्या? टॉस को मतलब एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड या टेल आने का डाइस पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी एक नंबर आने पर क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? नहीं, तो दैट मींस दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? अब जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तब ऐसे में इन दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। ओके, तो दैट मींस दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। एंड नेक्स्ट, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट होता है दैट इज, अगर ए की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट इज, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा गया। तो दैट मींस बी से अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B has already occurred into PB will equal to probability of A intersection B. Clear? इसी रिजल्ट को यहां पर लिखा गया, that is multiplication। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। Find the probability that a card drawn from a pack of cards will be a red or a picture card। या तो रेड कार्ड होगा या पिक्चर कार्ड होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ना। तो हमारे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट तो है रेड कार्ड और दूसरा पिक्चर कार्ड।
So that means, what is the question? Probability that a card drawn from a pack of cards will be a red card or a picture card. तो अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पैक के अंदर टोटल 52 कार्ड में से आधे कार्ड्स हमारे रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और आधे हमारे ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं. तो दैट मींस रेड कलर के कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 26. So the probability of being the card a red card will be 26 by 52. Clear? That is simplify करेंगे 1/2. अब इधर आते हैं पिक्चर कार्ड. तो पिक्चर कार्ड्स हमारे होते हैं ए पिक्चर कार्ड नहीं, जे, क्यू एंड के, जैक, क्वीन एंड किंग. अब पैक के अंदर 4 जैक्स होते हैं, 4 क्वीन एंड 4 किंग. तो दैट मींस टोटल 12 कार्ड्स हैं जो हमारे पिक्चर कार्ड्स होते हैं. क्लियर? तो पिक्चर कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12 out of 52. Is it clear? So A intersection B will be A intersection B will be, that is ये आपके पास है, PB की वैल्यू आपके पास है और that is 3/13. So that would be A intersection B will be, हमारी जो थ्योरम है that is this one. Okay, the intersection B will be PA when B probability of B when A has already occurred, या फिर probability of A when B is already occurred into B. Okay, इस concept के according there are question क्या कहा है? Will be a red card or a picture card. क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है डेटा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हुआ ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा. आइदर दिस वन और दिस वन की कंडीशन है ये तो, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन इट बीइंग अ पिक्चर कार्ड. दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी कंडीशन. ठीक है, तो अभी तो हमसे कहा आइदर अ रेड कार्ड और अ पिक्चर कार्ड. तो इसमें आई थिंक शायद इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है. ओके, ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम हम कर चुके थे एंड दैट वाज आल्सो, ये भी हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है और वो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम कॉन्सेप्ट. इसका क्वेश्चन अगर आए यू कैन डेफिनेटली सॉल्व. बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं? जब हम दो ही इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. इवेंट एक ही है, उसके दो रिजल्ट्स होंगे. ठीक है, एक ही इवेंट के दो रिजल्ट्स होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉसिंग ऑफ कॉइन में दो ही आउटपुट्स आते हैं, आइदर हेड और टेल. ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाता है हेड आने की कंडीशंस, तो हेड आने की कंडीशन हमारी होती है 1/2. सेकंड हेड नहीं आने की कंडीशन दैट इज आल्सो 1/2. क्लियर? तो दैट मीन्स कोई भी एक स्पेसिफिक कंक्लूजन अगर आपसे पूछा गया है, स्पेसिफिक इवेंट की हैपनिंग के रिगार्डिंग कहा गया है, तो दैट इज द सक्सेस ऑफ द इवेंट. और अगर नॉट हैपनिंग के बारे में कहा जाता है तो दैट इज फेलियर ऑफ द इवेंट. ओके, तो ऐसे में अगर हमसे कहा जाता है कि अगर आपको कॉइन को टॉस करना है, कॉइन को टॉस करना है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें टॉसिंग अ कॉइन को बार बार रिपीट करना होता है. दैट मीन्स रिपीटेड इवेंट होता है. ठीक है, तो जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया हो और उसके अंदर केवल दो ही आउटपुट्स होते हों, आइदर सक्सेस और फेलियर, आइदर सक्सेस और फेलियर. अब सक्सेस और फेलियर का मतलब क्या है? अगर सपोज आप डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस को थ्रो करने पर आपसे कहा जाता है 5 आना, तो 5 आने का मतलब सक्सेस है, और 5 नहीं आना, नॉट 5, दैट इज फेलियर. इज इट क्लियर? ओके, तो दैट मीन्स किसी भी इवेंट के अंदर जब दो ही आउटपुट्स हों, आइदर सक्सेस
और फेलियर। तो सक्सेस और फेलियर के जो आउटकम्स आएंगे, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, उन प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज 1/6, और 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दैट वुड बी 5/6। इन दोनों का सम कितना होगा? 1 हो जाएगा। दैट मीन सक्सेस एंड फेलियर के जो प्रोबेबिलिटीज है उनका सम जब 1 होता है तब हमारा बाइनल थ्योरम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? अब बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है क्या? बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सक्सेस को अगर आप सपोज पी से डिनोट कर, यहाँ जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग सक्सेस को इन्होंने डिनोट किया है पी से, और फेलियर को इन्होंने डिनोट किया 1 माइनस पी से। क्लियर? तब ऐसे केस में सपोज इवेंट को 10 टाइम्स रिपीट किया गया, इवेंट 10 टाइम्स रिपीटेड, जितनी बार रिपीट किया दैट इज एक्चुअली एन, ये हमारे लिए एन हो जाए। ओके, अब इसमें से सपोज आपसे कहा जाता है एक कॉइन को टॉस करना है, लेट 10 टाइम्स कॉइन को टॉस कर। आपसे कहा जाता है 10 टाइम्स टॉस करने पर 4 हेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, किसी कॉइन को अगर 10 टाइम्स टॉस किया जाता है तो दैट मीन्स रिपीट कितनी बार किया गया? 10 टाइम्स, और उसमें 4 हेड होने की प्रोबेबिलिटी का। अब इसमें अगर हम सक्सेस की बात करें तो सक्सेस कितना है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हेड आ रहा है तो 1/2, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, दैट मीन्स दैट इज 1/2। इज इट क्लियर? तब ऐसे केस में अगर किसी कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया गया है तो 4 हेड होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे फाइंड करने के लिए बोलता है तो 10 C4, और हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 का एक्सपोनेंट 4, और हेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 का एक्सपोनेंट 10 माइनस 4। दैट वुड क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए रिपीट करते हैं, जस्ट मिनट। लेट हम बात कर रहे हैं हमें डाइस को रोल करना। ओके, अगर आप डाइस को रोल कर रहे हैं तो डाइस के जो आउटपुट्स हैं वो 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं। ओके, दैट्स द सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस के अंदर से आपसे कहा जाता है 5 आने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स हमारा जो इवेंट है वी नीड 5, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। इज इट क्लियर? यस। अब नॉट 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? डेफिनेटली 5/6 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि डाइस को 4 टाइम रोल किया जाना है, 4 टाइम रोल किया जाना है, क्लियर? अगर आप डाइस को 4 टाइम रोल करते हैं तो 2 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या 1 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाता है तो हम इवेंट को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? 4 टाइम्स, और इसमें से सपोज वी नीड 2 5, तो दैट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 5, तो दैट मीन्स वी नीड 2 सक्सेस। ओके, so that would be 4C2। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब हमसे कहा है 2 टाइम्स 5 आना चाहिए, तो दैट मीन्स 5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6, और इसके एक्सपोनेंट में आएगा 4 और 2 का डिफरेंस। सॉरी, जो हमारा इवेंट रिक्वायर्ड है उसका एक्सपोनेंट होगा बेस नंबर, दैट इज दिस। इज इट क्लियर? रिक्वायर्ड इवेंट है 5 आना चाहिए, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कितनी बार आना चाहिए? 2 टाइम्स, तो इसका एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। क्लियर? अब नॉट 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 5/6। ओके, और इसके एक्सपोनेंट में आएगा 4 और 2 का डिफरेंस, दैट मीन्स 4 माइनस, तो दैट वुड बी, अगर किसी डाइस को 4 टाइम्स रोल किया जाता है तो 2 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाए। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है, ऐसे ही चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट हमें कॉइन को टॉस करना। ओके,
और कितने टाइम टॉस करना है, लेट 10 टाइम्स टॉस करना है, और 10 टाइम्स टॉस करने पर वी रिक्वायर्ड 4 हेड। ओके, हमें 4 हेड चाहिए, तो दैट मीन्स जो सक्सेस होगा वो 4 हेड पर आएगा, और फेलियर कब हो जाएगा, जब आपका टेल आएगा। तो 10 टाइम्स रिपीटिशंस में 4 हेड आपको चाहिए। ओके, तो अब कॉइन को जब हम टेस्ट करते हैं, टॉस करेंगे, तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। ओके, एंड नॉट हेड, नॉट हेड का मतलब एच बार, तो नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। इज इट क्लियर? नॉट हेड का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हेड हो गया ना। इज इट क्लियर नॉट? हाँ बोलो। 10 टाइम किया है तो इसमें 10 से नहीं, जस्ट अभी एक कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। एक कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन को टॉस करने पर हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और हेड नहीं होने का मतलब टेल होना, और टेल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इज इट क्लियर? 1/2। यस यस अब आता है 10 टाइम्स रिपीट करना, तो 10 टाइम्स तो आप प्रोसेस को रिपीट कर, इसमें से कितने हेड चाहिए आपको, 4 हेड चाहिए, 4। ठीक है। तो 10C4 हो जाएगा। क्लियर? यस, यही बोल रहे थे मैं। यस हाँ सर। हाँ, तो सक्सेस कब होगा, जब हेड आएगा। हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और कितने हेड्स चाहिए आपको, 4 हेड, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। और हेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ओके, तो 1/2 के एक्सपोनेंट में कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 - 4। इज इट क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। इज इट क्लियर? यस। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है। अब बाइनोमियल थ्योरम के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस तरह से डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी कोई डाउट इसमें? हेलो, एनीवन? नो सर। ओके, ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन इसमें गिवन नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। अ बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू मार्बल्स, 2 marbles are drawn without random replacement. The probability of selecting a red marble and then a blue marble is 0.2. The probability of selecting a red marble on the first draw is 0.5. चलिए इसको देखते भी चलते हैं, एक्चुअली गिवन क्या है हमें। हाँ, हमें गिवन था एक इवेंट है जिसमें फर्स्ट मार्बल शुड बी रेड, ओके, एंड एक और इवेंट दिया है बी, सेकंड मार्बल ब्लू, ठीक है, सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल एंड अ ब्लू मार्बल, उसके बाद देन ब्लू मार्बल। तो फर्स्ट इवेंट हमारा हो गया रेड मार्बल सिलेक्ट करना, और सेकंड इवेंट हमारा हो जाता है ब्लू मार्बल सिलेक्ट करना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल एंड देन अ ब्लू मार्बल इज 0.2। अब ए मार्बल आफ्टर ब्लू की प्रोबेबिलिटी दिस वन है, the probability of selecting a red marble, that is this one. रेड मार्बल हमारा फर्स्ट इवेंट था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल ऑन द सेकंड ड्रॉ, गिवन दैट फर्स्ट मार्बल ड्रॉ वाज रेड। ओके, तो अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाला रेड होना चाहिए, दैट मींस ए ऑलरेडी अकर, ओके, एंड बी इवेंट के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना, दैट मींस ये हमें आइडेंटिफाई करना है कितना। क्लियर है? तो बी ओवर ए फाइंड करना है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर जो नीचे लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बात समझ में आई या नहीं, बोलो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू, दैट मींस ब्लू की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है, तो बी हमसे पूछा गया, और इसमें कंडीशन क्या दिया गया, फर्स्ट मार्बल ड्रॉन वाज रेड। इसका मतलब कंडीशन ए जो है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड नीचे आता है, और जो आपसे पूछा गया उसको ऊपर रखते हैं, तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको लिखा जाता है पी बी ओवर ए।
और इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है बी और ए का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ए की प्रोबेबिलिटी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.28 गिवन था और ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, सिंप्लीफाई करने पर 0.56 हो। इज इट क्लियर? तो दैट वाज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम हमारे दो ही ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट थे जो प्रीवियस लेक्चर में हमारे छूटे। इन दोनों के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी का सेक्शन जो एक्चुअली एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए हो सकता है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट। क्लियर है? देखिए, कार्ड के केस में कार्ड ड्रॉ जब आप कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को मतलब रिपीटिशन नहीं किया जाता है। जनरली एक कार्ड ड्रॉ करने की कंडीशन होती है, दो कार्ड ड्रॉ करने की कंडीशन होती है, तो रिपीटिशन ऑफ द प्रोसेस की कंडीशन नहीं आती। बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट तभी यूज किया जाता है जब रिपीटिशन ऑफ द प्रोसेस हो रहा होता है। ओके, अच्छा, तो हाँ, मतलब प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता हो तब हम बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन ये है कि प्रोसेस इज रिपीटेड n टाइम्स, एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट किया जाता है। 10 टाइम्स कार्ड ड्रॉ करने के केस का क्वेश्चन इसलिए भी नहीं बनेगा क्योंकि उसमें सेम जो कार्ड नहीं प्रोबेबिलिटी की आएगा। हाँ, उसमें जो क्वेश्चन की कंडीशन बनेगी वो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। ओके, तो 52 कार्ड्स में से सिलेक्शन ऑफ द कार्ड के रिगार्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इतनी बड़ी आएगी कि 10 टाइम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। इसलिए क्योंकि हर कार्ड्स टाइम में जनरल अलग अलग कार्ड्स आएंगे। हाँ, चलिए आपके कार्ड के अकॉर्डिंग भी एक डाउट को ले लेते हैं। सपोज आपसे कहा गया पैक में से, प्लेइंग कार्ड का जो पैक है, इस पैक में से आपको कार्ड्स ड्रॉ करने। ओके, अब आपसे कहा गया लेट रेड कलर का कार्ड चाहिए। क्लियर? और रेड कलर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2. बोलिए। 1/2 1/2. 1/2 डेफिनेटली। और रेड 26 कलर का by कार्ड 52 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. 1/2 दैट इज अगेन 1/2। क्लियर? अब पैक में से कार्ड को सपोज ओके आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं 8 टाइम्स ड्रॉ करना है, तो दैट मीन्स प्रोसेस 8 टाइम्स रिपीट हो रही, यस सर। सो n विल बी 8, n की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्लियर? अब आपसे कहा जाता है कि रेड कार्ड आने की 4 टाइम्स, या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट 3 टाइम्स रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। ठीक है, 3 टाइम्स रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी। तो 8 टाइम्स तो आपने प्रोसेस को रिपीट किया है और कितने रेड्स चाहिए? 3 रेड्स चाहिए, 3। तो 8C3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको रेड चाहिए तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और कितने रेड्स चाहिए? 3 रेड्स चाहिए। 3। क्लियर? और रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2, क्योंकि रेड नहीं तो ब्लैक होगा और ब्लैक भी 26 होते हैं, सो रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। ऐसे केस में अगर 3 टाइम्स रेड आ रहा है तो कितनी बार रेड नहीं आएगा? 8 - 3, 5 times. 5 5 times। times. Okay, so that would be the probability of 3 reds in 8 attempts. Is it clear? Hello? Yes, sir. Okay. चलिए इसी क्वेश्चन में जो डिफरेंट फोर्स सूट्स होते हैं, दैट मीन्स स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए उसको देखते हैं। प्लेइंग कार्ड्स के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं हम लोग। अगेन 8 टाइम्स आपको कार्ड ड्रॉ करना है, दैट मीन्स 8 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। और जब 8 टाइम कार्ड ड्रॉ की कंडीशन होगी तो वहां पर एक स्पेसिफिक बाउंडेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड शुड बी मिक्स्ड इन द पैक। इज इट क्लियर? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। क्लियर है? इज इट व्यूएबल? Yes. ओके, नाउ अगर हम सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है कि डायमंड कार्ड आना चाहिए। कौन सा कार्ड आना चाहिए? डायमंड। डायमंड कार्ड आना चाहिए। अब बताइए डायमंड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, 13/52। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, तो डेट मीन्स डायमंड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, 1/4। एंड नॉट डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4, 3/4 हो जाएगी। क्लियर? आप प्रोसेस को 8 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं एंड यू नीड 3 टाइम्स डायमंड कार्ड। क्लियर? तो 3 आपको डायमंड कार्ड्स चाहिए। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट 3 डायमंड कार्ड्स है और प्रोसेस को 8 टाइम्स रिपीट किया गया है। सो 8C3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ डायमंड कार्ड आपको चाहिए 3 और डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। सो 1/4 का एक्सपेरिमेंट कितना होगा? बोलिए। जितने टाइम्स आपको डायमंड कार्ड चाहिए वो 1/4 का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। क्लियर? अब डायमंड कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और इसके एक्सपेरिमेंट में कितना आएगा? 5, 5। एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी अगर प्लेइंग कार्ड के पैक में से 8 टाइम्स कार्ड्स को पिक किया जाता है विद अ रिप्लेसमेंट। जो भी कार्ड आपने ड्रॉ किया उसको पैक में दोबारा मिला देते हैं, तो 3 डायमंड कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसका ये। लेकिन यहां पर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट जब भी यूज करना है तो डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है एंड नॉट बीइंग डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। दैट मीन्स सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होना चाहिए, तभी हमारी बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। एंड प्रोसेस शुड बी रिपीटेड मैनी टाइम्स। इज इट क्लियर? अभी और कोई डाउट किसी का? चलिए एक जो परम्यूटेशन के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है उसको और देख लेते हैं, जिसमें लेटर्स को अरेंज करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रैंडम वाला हमारा क्वेश्चन हो गया था लास्ट टाइम ना। एक वर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर वर्ड के रिगार्डिंग हम बात करें, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड स्क्वायर 6 letter arrangements, what is the chance that first letter is vowel? Okay, 6 letters को आपको क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंजमेंट तो परम्यूटेशन होता है। ओके, तो 6 लेटर्स को 6 प्लेस पर अरेंज करने के कितने तरीके? 6p6 एंड दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 720। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल केसेस कितने बने? 720 केसेस होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन है फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल होना चाहिए। वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं? वॉवेल्स वर्ड के अंदर ए, ई एंड यू, 3 वॉवेल्स हैं। ओके, तो दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स प्लेसेस में से फर्स्ट प्लेस पर अगर वॉवेल चाहिए तो यहाँ हमारे जो 3 वॉवेल्स हैं इनमें से किसी भी एक लेटर को प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, प्लेस करना मतलब सबसे पहले तो हमें इन 3 में से सिलेक्ट करना होगा। तो दैट इज 3 में से एक लेटर को सिलेक्ट करने के तरीके दैट इज दिस वन। सो दैट इज 3C। क्लियर? अब ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ लेटर एट द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पर टोटल इतने केसेस हो जाएंगे हमारे। अब रिमेनिंग जो 5 प्लेसेस हैं, इन 5 प्लेसेस पर 5 लेटर्स रिमेनिंग को प्लेस करने के तरीके अरेंज करेंगे तो 5p5 हो जाएगा एंड दैट इज एक्चुअली फैक्टोरियल 5 और 3c1 की वैल्यू 3 होती है, so that becomes 3 into factorial 5 120 होता है, तो it becomes 360 ways। क्लियर? तो दैट मींस हमारी रिक्वायरमेंट 360 वेज में फुलफिल होती है एंड टोटल पॉसिबल केसेस कितने? 720। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट लेटर बीइंग वॉवेल कितना हो जाएगा? फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 360 अपॉन 720 दैट इज 0.5 सॉरी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेट बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट होने चाहिए और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। अब 6 प्लेसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, इन 6 में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है। दैट मींस फर्स्ट प्लेस पर कॉन्सोनेंट आएगा, ऑल्टरनेट है, तो दैट मींस नेक्स्ट कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। सॉरी, या लास्ट वाले पर कॉन्सोनेंट नहीं आएगा ना ऑल्टरनेट के केस में। ओके,
अगर कॉन्सोनेंट्स आपको ऑल्टरनेट प्लेसेस पर चाहिए स्टार्टिंग विद सी, तो दैट मीन्स फर्स्ट पर कॉन्सोनेंट होगा, थर्ड पर कॉन्सोनेंट होगा और फिफ्थ पर कॉन्सोनेंट, और रिमेनिंग प्लेसेस पर वॉवल्स होने चाहिए, तो वॉवल यहाँ, यहाँ और यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर? इज इट क्लियर? हमारे वर्ड के अंदर टोटल वॉवल्स कितने? 3 वॉवल्स हैं, E. यू, ए एंड ई। उनके लिए हमारे पास प्लेसेस कितने? 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स 3 वॉवल्स को 3 प्लेसेस पर अरेंज करना है, और 3 वॉवल्स को 3 प्लेसेस पर अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3। इसी तरह से 3 कॉन्सोनेंट्स को 3 प्लेसेस पर अरेंज करने के कितने तरीके होंगे हमारे? दैट इज अगेन फैक्टोरियल 3। ओवरऑल इनकी मल्टीप्लाई के बराबर बेस हो जाएगी। सो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के ऑल्टरनेट प्लेसेस पर आने की जो कंडीशन, जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है, उसको फिलफिल करने की टोटल कंडीशंस कितनी हो गई? फैक्टोरियल 3 इज 3, सॉरी 6, एंड फैक्टोरियल 3 इज 6, तो 6 6 36। तो 36 आउटकम्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स ओवरऑल 36 वेज में हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने होते हैं? दैट इज 720। तो द प्रोबेबिलिटी विल बी favorable outcomes upon total possible outcomes, that is this one. Is it clear? Okay, तो ये था हमारा जो परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो कहाँ पे परमुटेशन लेना है, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना है, एक बार Okay. बता दीजिए। देखिए, परम्यूटेशन हमेशा जब भी अरेंज करने के लिए बोलेगा तो परम्यूटेशन होता है, लेकिन अगर सिलेक्शन का केस बनता है तो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन। क्लियर? इसी क्वेश्चन के अंदर अभी सिलेक्शन का केस भी आया था, जैसे हमने पहले वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें देखिए जरा, आपके पास जो टोटल लेटर्स हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर के अंदर जब हम वॉवेल्स की बात कर रहे थे तो वॉवेल हमारे पास कौन कौन से हैं? U, A एंड E, ये 3 वॉवेल्स हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 प्लेसेस में से फर्स्ट प्लेस पर हमें वॉवेल चाहिए। अगर यहाँ वॉवेल प्लेस करना है तो इन 3 वॉवेल में से किसी एक वॉवेल को प्लेस किया जाएगा, तो दैट मीन्स इन 3 में से एक को सिलेक्ट करना होगा। क्लियर? Yes. तो यहाँ पर सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, और सिलेक्शन तो कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए 3 वॉवेल्स में से एक वॉवेल को सिलेक्ट करने का तरीका ये हो। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? Yes. Yes. अब हमने एक ही वॉवेल तो यहाँ पर सिलेक्ट किया है, बाकी के 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवेल्स मिलाकर के 5 लेटर्स को रिमेनिंग 5 प्लेस पर अरेंज करना होगा। ओके, इन्हें अरेंज करना है, तो अरेंज करना होता है परम्यूटेशन, तो 5 लेटर्स को 5 प्लेस पर अरेंज करने का 5p5 बेस, ओवरऑल इनकी मल्टीप्लाई के बराबर बेस हो जाए। सो 3 इंटू फैक्टोरियल 5, दैट्स वाई इसकी वैल्यू हमारी लास्ट क्वेश्चन में इसमें कितना आया था? तो दैट वाज 120 इंटू 360। क्लियर हुआ? तो जब भी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो परम्यूटेशन होता है, और जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। इज इट क्लियर? और कोई डाउट है तो बोलिए। ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसे रैंडम वर्ड दिया गया है, आपसे कहा गया है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम बी अरेंज्ड एट रैंडम व्हाट इज द चांस, चांस मींस प्रोबेबिलिटी। देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहां और कब होता है? जब भी आप अरेंजमेंट करेंगे तो आपका अरेंजमेंट में हमेशा परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन होता है, लेकिन जब आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेइंग कार्ड के पैक में से एक कार्ड को पिक कर रहे हैं, तो दैट मींस यू आर सिलेक्टिंग। इज इट क्लियर? तब आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप सपोज डाइस को रोल कर रहे हैं, ओके, तो डाइस को रोल करने पर टोटल आउटकम्स कौन कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। डाइस के रिजल्ट्स हमारे ये होते हैं, 1 to 6 हो जाता है। क्लियर? अगर आपसे कहा जाता है कि इसमें से इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इवन नंबर्स आपको यहां से क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। 2, 4 एंड 6, दैट मींस यू आर सिलेक्टिंग 3। ठीक है, तो दैट मींस अब आप सिलेक्ट कर रहे हो 2, 4 एंड 6, आपने 3 इवन नंबर सिलेक्ट कर लिए। इन 3 में से कोई भी एक, दैट इज ये सिलेक्शन हुआ,
तो सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन यूज होता है। अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 में से कोई सा एक होगा, दैट इज 61 हो जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6। ये समझ में आया या नहीं? ओके अब परमुटेशन का फॉर्मूला एक बार बता देंगे। ओके देखिए, परम्यूटेशन को हम डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन से डिनोट किया जाता है। इसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है आर से डिनोट करते हैं, तो दैट इज एनपीआर। और एनपीआर होता है ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज को माइनस करके इसका फैक्टोरियल कर दो। तो ये एनपीआर का फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। कॉम्बिनेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका एनसीआर होता है और इसे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर से डिनोट करते हैं। कोई इशू नहीं है। नाउ हु हैव द एग्जाम इन फर्स्ट मीटिंग, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी। फर्स्ट वाला ना, व्हाट इज द चांस दैट द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल? चलिए इसको देखते हैं, मैं इसको अलग से बताता हूं। आपका जो वर्ड था दैट वाज स्क्वायर, वर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर वर्ड में ओवरऑल 6 लेटर्स हैं, तो इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लेस पर आपको अरेंज करना हो। अब अरेंज करने के बाद आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी तो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जब हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं तो विदाउट एनी कंडीशन टोटल कितने चांसेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो 6 लेटर्स को, ये जो 6 लेटर्स हैं इन्हें 6 प्लेसेस पर अरेंज करना है, ठीक है। अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन। तो 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस पर अरेंज करने के तरीके 6 पे 6 हो जाएगा, दैट इज फैक्टोरियल 6। क्लियर? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। सो टोटल आउटकम्स तो हमारा हो गया 720। क्लियर? अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स में आपसे कहा था कि फर्स्ट प्लेस पर वॉवेल आना चाहिए। वॉवेल, अगर हम वॉवेल की बात करें तो हमारे पास वॉवेल्स हैं यू, ए एंड ई। दैट मींस इन 3 वॉवेल्स में से किसी एक वॉवेल को इस प्लेस पर प्लेस किया जा सकता है। प्लेस करना है तो सबसे पहले आपको इन 3 में से एक को सिलेक्ट करना होगा। क्लियर? और सिलेक्शन होता कॉम्बिनेशन होता है, तो दैट मींस 3 लेटर्स में से एक लेटर को सिलेक्ट करना है, दैट वुड बी हियर। क्लियर? ये समझ में आया? अब रिमेनिंग लेट, आपने इसमें से यू सिलेक्ट कर लिया, लेट, ओके। तो अब आपके पास लेटर्स कौन कौन से बच गए? यू सिलेक्ट हो गया तो रिमेनिंग 5 लेटर एस क्यू ए आर ई, ये 5 लेटर्स बचे। उन 5 लेटर्स को रिमेनिंग 5 प्लेसेस पर अरेंज करना होगा, क्योंकि कोई भी कहीं भी शफल हो सकता है। तो ऐसे केस में 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करने का तरीका 5p5 होता है। ओवरऑल इनकी मल्टीप्लाई के बराबर टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हो जाए। क्लियर? आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लेस पर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अरेंज भी करना है। एक ही प्लेस पर अरेंजमेंट और उसी प्लेस पर सिलेक्शन एक ही बात होती है। रीजन ये है कि 3p1 की वैल्यू निकालोगे तो भी 3 आएगा और 3c1 की वैल्यू निकालोगे तो भी 3 आता है। क्लियर? 3p1 भी 3 होता है और 3p3 की वैल्यू भी 3 होती है। इसलिए अगर आप यहां परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को भी यूज करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो आपके जो फेवरेबल कंडीशन है वो कितनी हो जाती है? 3c1 3 है एंड 5p1 फैक्टोरियल 5 होता है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 और 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम्स 360। सो फेवरेबल आउटकम्स हो जाता है 360। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 0.5। इज इट क्लियर? और कोई डाउट किसी का? यस सर, क्लियर। सर एक कार्ड वाला एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए। सेकंड क्वीन, अब सेकंड का मतलब तो 1 by 1 होगा, फिर सिलेक्शन आपका 1 by 1 होना चाहिए। अगर 1 by 1 सिलेक्शन है तो फिर यहाँ ये बात मैटर करती है कि फर्स्ट कार्ड जो आपने ड्रॉ किया था उसे पैक में मिलाओगे या नहीं मिलाओगे। तो क्वेश्चन में ऐसा कहीं दिया हुआ? नहीं, इतना ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो दैट मींस फर्स्ट कार्ड को पैक में नहीं मिलाना है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर आपको कार्ड्स के बारे में। नाउ अगर हम देखें सेकंड क्वीन चाहिए तो दैट मींस फर्स्ट अटेम्प्ट
एंड सेकेंड अटेम्प्ट की बात हो रही है। इसमें दो पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं कि फर्स्ट में क्वीन आ रही है या फर्स्ट में क्वीन नहीं आ रही। क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वीन आ गई है तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्वींस पैक के अंदर कम हो जाएंगी, लेकिन अगर एक ही फर्स्ट बचेगी। अटेम्प्ट में क्वीन नहीं आ रही है तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्वींस आपकी 4 अवेलेबल रहेंगी। इज इट क्लियर? Yes. ओके। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वीन आती है तो दैट मीन्स कितनी क्वींस हैं आपके पास? 4। 4 4 में से कोई सी एक क्वीन आने की कंडीशन 4C1, ओके, जिसको डायरेक्टली हम 4 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स 4 में से 4 कार्ड्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं टोटल आउट ऑफ 52 में से। ये हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट की बात। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्वीन आ गई है तो सेकंड अटेम्प्ट में, बिकॉज आप कार्ड को पैक में रिमिक्स नहीं कर रहे हो, क्वीन कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी, 3 ओके। और कार्ड्स कितने अवेलेबल रह जाएंगे? 83. 51। 51. एक कार्ड भी तो कम हो गया, सो दैट वुड बी दिस वन। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्वीन आ रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन और भी हो सकता है, मतलब सेकंड कंडीशन क्या है? हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वीन ना आ रही हो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वीन नहीं आ रही है तो दैट मीन्स 4 क्वीन को छोड़कर पैक के अंदर जो अदर 48 कार्ड्स हैं उनमें से कोई सा एक कार्ड आएगा। इज इट क्लियर नॉट? Yes. ओके, तो दैट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्वीन नहीं है तो दैट मीन्स 48 में से कोई सा एक कार्ड होगा आउट ऑफ 52। तो दैट मीन्स क्वीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब फर्स्ट में अगर क्वीन नहीं आई है तो फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपके पास पैक के अंदर 4 क्वींस आर अवेलेबल, लेकिन एक कार्ड कम हो जाएगा, दैट इज दिस वन। तो 51 सेकंड अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी, बिकॉज दिस वन और दिस वन तो आइदर और में प्लस होता है, तो दैट शुड बी द प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? हेलो, हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन? उन्हें क्लियर हुआ या नहीं? हाँ Yes, सर, sir. हाँ. ओके, चलिए, आपने एक पूछा कि जो पैक होता है उसकी टोटल डिटेल्स के बारे में बात करें, तो पैक के अंदर टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ये जो 52 कार्ड्स हैं वो 4 तरह के कार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। 4 स्वीट्स होते हैं इनके, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। ये 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। ईच ऑफ टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके एंड 13 इसके कार्ड्स होते हैं। डायमंड और हार्ट ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, जबकि स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। 13 13 26 कार्ड्स आपके रेड कलर के हो गए एंड 26 आपके ब्लैक कलर के कार्ड्स हो गए। और ये जो कार्ड्स हैं ये 2 से लेके 10 तक तो नंबर्स होते हैं, और इसके अलावा एसेस, जैक, क्वीन एंड किंग 4 अल्फाबेटिकल कार्ड्स होते हैं, और ईच ऑफ टाइप के पास ये कार्ड्स होंगे। इस तरह से हमारे पैक के अंदर नंबर वाले कार्ड्स कितने हो गए टोटल? न्यूमेरिकल कार्ड्स जिनको बोलेंगे 2 to 10 9 कार्ड्स हो गए। 2 to 10 9 कार्ड्स, तो 9 9 9 9 दैट मींस 36 कार्ड्स हमारे नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। क्लियर? अब Yes, sir. ए जे क्यू के ये अल्फाबेटिकल कार्ड्स हैं। अल्फाबेटिकल कार्ड्स, अल्फाबेट्स, ए जे के क्यू के 4 होते हैं. हाँ 4 4 होते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल कार्ड्स को ही ऑनर कार्ड्स भी बोलते हैं, इनको ऑनर कार्ड्स भी कहा जाता है। तो 4 4 4 4 दैट मींस 16 कार्ड्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, अब sir. ऑनर कार्ड्स के बाद एक और टर्म आता है दैट इज फेस कार्ड। फेस कार्ड, जो अल्फाबेटिकल कार्ड्स हैं इनमें से ए के ऊपर फेस नहीं बना होता है, बाकी जैक, क्वीन एंड किंग के ऊपर फेस बना होता है। दैट मींस ईच ऑफ स्वीट्स में 3 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर फेस बना होता है, तो 3 3 3 एंड 3, तो दैट मींस 12 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, दीज आर द फेस कार्ड्स। क्लियर? अब नंबर वाले कार्ड्स जो हमने 36 लिए, इन 36 में से आधे रेड और आधे ब्लैक होंगे, तो दैट मींस 18 रेड हो जाएंगे और 18 ब्लैक हो जाएंगे। ऐसे 16 जो ऑनर कार्ड्स हैं इनमें से आधे रेड और आधे ब्लैक होंगे, तो दैट मींस 8 रेड एंड 8 ब्लैक। एंड सिमिलरली फेस कार्ड्स में आधे रेड और आधे ब्लैक, तो 6 रेड एंड 6 ब्लैक हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, दैट्स sir. द ओवरऑल व्यू ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स। 26 होंगे, क्योंकि स्पेड और क्लब 13 13 26 कार्ड्स हमारे ब्लैक होंगे। क्लियर? एनीथिंग एल्स?
इसी को एक बार और बता दीजिए सर, बस 2 मिनट। ओके, देखिए ओवरऑल 4 स्वीट्स के कार्ड्स होते हैं, डायमंड कार्ड, रेड कार्ड, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके हाँ, 4 स्वीट्स के कार्ड्स में डायमंड कार्ड, हार्ट, ये दोनों रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, स्पेड एंड क्लब ये दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स ईच ऑफ स्वीट्स के होते हैं हमारे, तो दैट मीन्स ओवरऑल 52 कार्ड्स हो गए पैक के अंदर, जिसमें से 13 + 13 26 रेड कलर के कार्ड्स होंगे और 13 + 13 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होंगे। और ये सारे के सारे कार्ड्स 2 से 10 तक नंबर्स और इसके अलावा ए एसिस, जे जैक, क्यू क्वीन एंड के किंग्स ये कार्ड्स होते हैं, तो ओवरऑल 13 कार्ड्स हो जाते हैं हमारे। तो 2 से 10 तक के जो नंबर्स हैं दैट मीन्स ये 9 कार्ड्स हुए, तो 9 ईच ऑफ टाइप मीन्स 36 कार्ड्स हमारे न्यूमेरिकल कार्ड्स हो जाएंगे। और अल्फाबेटिकल कार्ड्स की बात करें तो 4 अल्फाबेटिकल कार्ड्स ऑफ ईच स्वीट्स दैट मीन्स 16 हमारे अल्फाबेटिकल कार्ड्स हो जाते हैं। अब ये जो अल्फाबेटिकल कार्ड्स हैं इनमें से ए के ऊपर फेस नहीं बना होता है, ए के ऊपर फेस नहीं होता है, बाकी जैक, क्वीन एंड किंग के ऊपर फेस बना होता है, इसलिए इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं, दे आर फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड 3 ईच ऑफ स्वीट्स के अकॉर्डिंग 12 हमारे फेस कार्ड्स हो जाते हैं। और जो भी आपने टोटल डेटा लिखा है उसमें आधे ब्लैक और आधे आपके रेड्स होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। और किसी Clear. का कोई डाउट हो तो बोलिए, बोलिए किसी और का कोई डाउट हो तो। एनीवन? किसी का नहीं? कैन वी वाइंड अप द क्लास नाउ? हेलो, यस सर। तो वाइंड अप करें क्लास फिर? Okay. ओके, थैंक यू क्लास।